कहानी है मेरी पड़ोसन की। पड़ोसिनें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी, कर्कशा भी होती हैं और सीधी भी, तथा लड़ाकू भी होती हैं और साथ ही मिलनसार भी। लेकिन मैं तो कुछ इस किस्म का आदमी हूँ जिन्हें कि भले बुरे की तमीज ही नहीं होती, वरन भले और बुरे के बीच की अंतर रेखा का कोई महत्व ही वे नहीं समझ पाते। फला आदमी शराब पीता है इसलिए वह बुरा है, फला आदमी खद्दर पहनता है इसलिए अच्छा है, और फला यह करता है इसलिए दुष्चरित्र है, फला वह करता है इसलिए सचरित्र है। इस तरह के बंधे बंधाए फैसले कभी भी मेरा मन स्वीकार ही नहीं कर पाता। मेरे लिए फला व्यक्ति है, फलानी चीज़ है, फलानी बात है, बस इतना ही सच है। विशेषणों को समझने और महत्व देने की बुद्धि जैसे मुझे मिली ही नहीं। इसलिए कभी कभी जब मुझसे कहा जाता है कि उससे दूर रहो, यह बात अच्छी नहीं, तो मैं इसकी अहमियत नहीं समझ पाता। इसी अच्छे और बुरे की बात को लेकर अक्सर मुझमें और भैया में तनातनी रहती है। भले और बुरे की पहचान की उन्हें कुछ ऐसी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है कि वे उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं। किसी का चेहरा देखकर बता दें कि उस आदमी में कितने महान दुर्गुण भरे हुए हैं। यह बात नहीं कि दुनिया को देखने, समझने, अभ्यास करने में उनमें यह अद्भुत शक्ति आई है। यह तो ईश्वरीय देन है, वरना इस विश्लेषण में मैं जड़मती इतने अभ्यास के बाद सुजान बन ही गया होता। अब इन्हीं नंदराम घड़ीसाज को ले लीजिए। इन्हें मेरे पड़ोस में आए सिर्फ 3 ही महीने हुए, लेकिन भैया ने पहले ही दिन बता दिया कि इनकी बीवी के रंग ढंग अच्छे नहीं हैं। यूँ उसकी उम्र काफ़ी थी, कम से कम 28-30 के करीब। गोद में 4 महीने का एक बच्चा था। देखने सुनने में बहुत मलिन और गंदी, नाम भी कोई अच्छा नहीं, सिर्फ लाली। लेकिन वाह रे भैया कि उनसे लाली की दुष्चरित्रता भी नहीं छिप सकी। भैया रोज उसके बारे में नई नई बातें बताते और मुझसे भैया की इसलिए बहस हो जाती। यूँ तो मुझे इस तरह की बातों पर अक्सर यकीन नहीं होता। फिर लाली जैसी औरत को कोई भला निगाह उठाकर देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन भैया का कहना है मैं औरत को समझता ही नहीं। यूँ कभी वह आग लेने, कभी लड़की की घुट्टी लेने और कभी तुलसी की पत्ती लेने मेरे यहाँ आती थी। मगर भैया के फैसले ने इतना डरा दिया था कि मैं उसके सामने जाता ही नहीं था। मुझे ऐसी बात पर जरा कम यकीन होता था, मगर मेरे यकीन करने न करने से क्या, जब सभी जानते हैं कि मुझे भले बुरे की तमीज नहीं। लेकिन एक घटना ऐसी हुई कि मेरा ध्यान उसकी ओर बुरी तरह खिंच गया। उस दिन था इतवार। मैं दालान में बैठा साइकिल साफ कर रहा था। भैया, आपके पास कोई डाक का लिफाफा होगा? मैंने सिर उठाकर देखा तो लाली। मेरी तो जुबान ही तालू से चिपक गई। नहीं, मैंने किसी तरह कहा, मगर सच बताऊं, अगर भैया का डरना होता तो उससे कुछ बातें करना चाहता। टिकट है? उसने फिर पूछा। नहीं, लेकिन सुनिए। सहसा मैंने देखा दरवाजे पर भैया और बड़ी सफाई से स्वर बदलकर मैं बोला, क्या मैं कोई डाक खाना खोले हो क्या? जी नहीं भैया जी, उसके स्वर में बेहद दीनता थी। आज इतवार है, एक ज़रूरी खत लिखना था, सोचा शायद आपके पास हो, आप नाराज ना हो। और जैसे लगा वह अभी रो पड़ेगी। उसके बाद वह मुड़ी और चली गई। अब भैया आए और पहले उन्होंने बड़ी ही विश्लेषणात्मक निगाह से मुझे सिर से पैर तक देखा और बोले, क्या कह रही थी? लिफाफा टिकट मांग रही थी। भैया बहुत गंभीर थे। तो यह ढंग निकाला कमीनी इन्हें? नहीं भैया, मगर उसने तो कोई बात ही नहीं की। मैंने उसे डांट दिया तो बेचारी रुआसी हो गई। बेचारी रुआसी? बेचारी रुआसी हो गई? बेचारी पर खास जोर देते हुए भैया ने कहा, तुम इन लोगों को ढंग से नहीं जानते, पूरी कुल्टा है कुल्टा। क्यों किसी पर तोहमत लगाते हो? तोहमत? जानते हो विधवा है यह, दूसरा ब्याह किया है। मैंने पहले ही दिन कह दिया था। लेकिन इतने से दुष्चरित्र कैसे हो गई? क्यों? एक आदमी मर गया तो चैन नहीं पड़ा? अरे मैं कहता हूँ, कौन जाने इसने पहले आदमी को जहर ना दे दिया हो। 100 बार ऐसी खबरें अखबार में निकलती हैं। मैं चुप रह गया। बात सही थी, कौन जाने उसने जहर ही दे दिया। लेकिन भैया के स्वर में कुछ ऐसा था कि उसमें मुझे अपने प्रति अच्छा न लगा। मैं बोला, भैया आप तो शक्की हैं। भैया सुनते ही मुड़े और फिर मेरे बिल्कुल नज़दीक आकर बोले, और आप झक्की हैं। तुम जानते हो, जब तुम कॉलेज चले जाते हो तो रोज़ दोपहर को मैं आकर मुझसे पूछती है, मेरा कोई खत तो डाकिया भूल से नहीं दे गया? बताओ, किसी का खत तो डाकिया मुझे नहीं दे जाता, फिर उसका ही क्यों दे जाएगा? और फिर तुम्हारे सामने पूछने क्यों नहीं आती? अकेले में ही क्यों पूछने आती हैं? मैं सब समझता नहीं हूँ। प्रमाण अकाट्य था। मैं इस बार सचमुच निरुत्तर था।
भैया फिर दरवाजे तक रुक गए और पैंट पर क्लिप चढ़ाते हुए बोले, और फिर मान लिया कि वह किसी और मतलब से नहीं आती, लेकिन कौन है जिसके खत के लिए इतनी चिंता रहती है कि किसी दूसरे के हाथ ना पड़ जाए? किस खत को भेजने के लिए इतनी बेताबी है? इतवार भी कांटे नहीं कट रहा। और भैया साइकिल उठाकर चल दिए। उसी दिन से पता नहीं क्यों मैं लाली के बारे में अनावश्यक रूप से सोचने लगा। उसका घर कपरैल का था। मेरी खिड़की के आंगन से उसका आंगन दिखता था। सहसा मुझे इस बात का ख्याल हुआ कि आज तक मैंने ना कभी खिड़की बंद करने की कोशिश की और ना कभी उसने पर्दा करने की। नंदराम से वह बहुत कम बोलती थी। नंदराम की उम्र 45 साल की थी और उसकी पहली पत्नी से 2 बच्चे थे जो कि लाली से नफरत करते थे। जब नंदराम खाना खाकर अपनी खिचड़ी मूंछों को पोंछता हुआ और दांत खोदता हुआ बाहर चबूतरे पर जा बैठता तो दोनों बच्चे लाली की शिकायत करते और कभी कभी नंदराम भी कह उठता, अरे बड़ी ही कमीनी है। और फिर आंगन में आकर खड़े होकर गुर्राता हुआ कहता, अरे मैं कहे देता हूँ कि घर में इन्हीं बच्चों के आराम के लिए लाया हूँ। तुझे माँ बनकर रहना है तो रह, वरना याद रख, भूखों मर रही थी, अब चर्बी चढ़ गई, हड्डी हड्डी तोड़ डालूंगा। इतने ही में नंदराम का बड़ा लड़का पुत्तन गोद के लड़के को धीरे से चुटकी काट लेता और वह चीख कर रो पड़ता। लाली जब तक उसे दौड़कर चुप कराए तब तक नंदराम कहता, अरे अपनी संतान को तो खाई जाती है, दूसरे के पेट की क्या ममता होगी? मुझे तो समाज के मंत्री जी ने अच्छा फंसा दिया, कहीं बुढ़ापे में यह पाप गले पर आ पड़ा मेरे। और वह खड़ाऊं चटकाता हुआ फिर चबूतरे पर चला जाता। अगर मेरी जगह और कोई होता तो नंदराम का पक्ष लेता या लाली पर तरस खाता, मगर मैं तो बता ही चुका हूँ कि मुझे भले बुरे की तमीज ही नहीं, दुनिया की कोई चीज़ मेरे लिए अहमियत ही नहीं रखती। लेकिन आज की घटना के बाद ये सभी चीज़ें ना जाने किस कोने से निकलकर मेरे मन की परतों में रेंगने लगी। शाम को लेटा तो भी यही सोच रहा था। होली नज़दीक थी और कुछ दूरी पर कुछ बारी मिलकर ढोल पीट पीट कर फगुआ उड़ा रहे थे। इतने में भैया भी आकर बैठ गए। सामने की खिड़की खुली थी और नंदराम आंगन में खड़ा रोज का कार्यक्रम पूरा कर रहा था। हाँ, आज जरा उसकी आवाज़ और तेज थी। वह अपने दोनों बच्चों को सर्कस ले जाने वाला था और कपड़े पहने तैयार खड़ा था। गोद का बच्चा चीख चीख कर रो रहा था, लेकिन लाली गुमसुम चौके में बैठी कुछ बना रही थी। घी और सूजी की महक यहाँ तक आ रही थी। इससे अनुमान होता है कि वह होली का पकवान बना रही है। नंदराम कभी पुत्तन की टोपी ठीक करता, कभी अपना कोट, और कह रहा था, पकवान बना रही है, कहा था ना बच्चों को तैयार कर देना। लेकिन माँ का दिल हो तब ना, अपनी गोद का बच्चा गला फाड़ फाड़ कर मरा जा रहा है, जाने किसे खिलाएगी पकवान। एक को तो खिला खिला कर मार डाला। और वह पैर पटकते हुए चला गया। भैया बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे और उस कमीनी उल्टा पर डांट पड़ने से उन्हें एक विचित्र प्रकार का मानसिक संतोष प्राप्त हो रहा था। सहसा वे मुझसे बोले, इधर आओ, देखो जरा। मैंने खिड़की से झुककर देखा। लाली कढ़ाई के पास से उठाई और सामने एक थाल में से चीज़ें उठा उठा कर खा रही थी। बच्चा एक खटोले पर पड़ा रो रहा था। रोते रोते गला बैठ रहा था, मगर लाली थी कि उस और बिना ध्यान दिए एक एक चीज़ बहुत स्वाद ले लेकर चख चख रही थी। कुछ ऐसी भयानक विविधता थी इस दृश्य में कि मैं सिहर उठा। सचमुच यह औरत दुष्चरित्र ही नहीं, नीच है, जानवर है। बच्चा चीखते चीखते मरा जा रहा है और इसे अपने पेट की पड़ी है। यह माँ है, यह माँ है। भैया बोले, छी, मैं कहता हूँ औरत में जो कुछ अच्छा है, ऊंचा है, वंदनीय है, वह है उसका मातृत्व। जहाँ वह उससे गिरी कि फिर गोश्त के भूखे प्यासे लोथड़े के सिवा रह क्या जाता है? कुछ भी तो नहीं। अब बताओ, कोई भी इंसानियत रह गई है इस औरत में? केवल लालसा, अंधी तृष्णा, चाहे वह स्वाद की हो या भूख की। छी। इस बीच लाली उठी और एक पिटारी ले आई। बच्चा अंत में रोते रोते सो गया था। पिटारी में उसने बहुत सा पकवान रखा और एक कपड़े में बांध दिया। इतने में किसी ने बाहर से आवाज़ दी। वह बाहर गई। हम लोगों ने देखा कि उसके पीछे पीछे कोई आदमी तंजीब का कुर्ता और धोती पहने आ रहा है। आदमी ने अंदर आते ही चारों तरफ देखा। लाली बोली, कोई नहीं है, घबराओ मत। उसने सशंकित निगाह से हमारी खिड़की की ओर देखा और कुछ लाली से कहा जो सुनाई नहीं पड़ा। लाली थोड़ी देर आंगन में खड़ी कुछ सोचती रही, फिर चुपचाप बरामदे में चली गई। वह आदमी भी अंदर चला गया। मैं तो मारे ग्लानी के खिड़की के पास से उठाए। भैया कमरे में टहलने लगे। देखा तुमने? थोड़ी देर बाद बोले, अब तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं कल नंदराम से कहता हूँ कि वह अपना मकान बदल ले, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे यह सब बहुत नापसंद है। और ऐसे आदमियों का पड़ोस कितना गलीज होता है। थोड़ी देर में आदमी जब गया तो हाथ में पकवानों की पिटारी थी। मुझे कभी कभी ताज्जुब होता था कि नंदराम क्यों इतना बेखबर है। क्या वह लाली के रंग ढंग नहीं समझता?
क्यों नहीं वह ऐसी औरत का गला दबा देता, एक तो विधवा ऊपर से, लेकिन कुछ रोज बाद। शायद होली तब तक बीत चुकी थी। उस घर में एक घमासान कांड मचा। आंगन में कुछ नहीं दिख पड़ता था, मगर बरामदे में अंदर नंदराम चीख रहा था। मैं सब समझता हूँ, सब जानता हूँ। रोज मोहल्ले भर में जाकर उसकी चिट्ठी ढूंढती है। उसी के लिए यह पकवान बने थे, ले और ले। घम घम मार पीट शायद हो रही थी, क्योंकि नंदराम के दोनों बच्चे पुत्तन और ख़ास तौर से ताली बजा बजा कर नाच रहे थे। बीच बीच में सिसकियों की आवाज़, बाद में फिर नंदराम की आवाज़, इतनी हिम्मत तेरी, उसे यहाँ बुलाएगी, जान ले लूँगा तेरी। उसके बाद रोते रोते कुछ लाली ने कहा, जब सुनाई नहीं पड़ा और थोड़ी देर के लिए नंदराम की आवाज़ आनी बंद हो गई। मैंने भैया की ओर देखा, वे बहुत खुश नजर आते थे। बोले, आज पता लगा, उसी को लिख रही होगी खत जो उस दिन आया था ना। सहसा नंदराम फिर चीख कर बोला, मैंने एक दफ़े कह दिया ना, खबरदार जो उसे खत लिखा, तेरी उंगलियां काटकर मैं मिर्चा भर दूंगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा जोर से चीख कर लाली बोली, मैं लिखूंगी लिखूंगी, हत्यारे, कसाई, निपुते। और सहसा वह लपक कर बरामदे में से निकलकर बाहर भागी। नंदराम उसके पीछे लपका, मगर यह ले वह ले, और लाली मेरे आंगन में मौजूद और लगी चीखने, माँ जी बचाओ, माँ जी कसाई मारे डालता है मुझे। माँ अष्टमी पूजने गई थी, मेरे काटो तो खून नहीं। भैया कुछ कहने ही वाले थे, इतने में नंदराम चीखता चिल्लाता हुआ आया और उसके बाल पकड़ता घसीटता हुआ ले गया। भैया ने कहा, जाओ दरवाज़ा बंद कराओ। मैं नीचे उतरा। आंगन में ही मेरी निगाह मुड़े हुए पोस्ट कार्ड पर पड़ी, जो लाली के आंचल से गिर पड़ा था। शायद यही उसके प्रेमी का खत था, जिस पर कोहराम मचा हुआ था। उठाऊं या ना उठाऊं? अंत में मैंने उठा ही लिया। किसी बहुत कम पढ़े लिखे की बहुत त्रुटिपूर्ण हस्तलिपि में था। मैं इसको वैसे ही पढ़ देता हूँ जैसा सही गलत सलत लिखा हुआ है। श्रीमती माता जी, आगे समाचार यह है कि आपके भेजे हुए पकवान मिले। आपने जो लिखा है कि एक बार इलाहाबाद चले आना, वह मैं इम्तिहान के बाद आऊँगा एक दिन के लिए, पर मैं ठहरूंगा नहीं, क्योंकि आपने शादी कर लिया है। और रहा हम तो उस कुल वालों की बात सुनने के लिए और पुत्तन की मार खाने को मैं उस बार इलाहाबाद गया। आपने कहा कि मेरा लड़का नालायक है, इस स्कूल से भाग आता है, और नंदराम ने हजारों बातें सुनाई। हमको नंदराम की बात सुनने का बर्दाश्त नहीं। बात सुनने की बर्दाश्त होता तो मामा की खुशामद करता तो वे अपने पास रख लेते। जब मामा के पास से दादा के घर आए तो हमारे कुछ कपड़ा धोबी के यहाँ रह गया और मामी ने ही भेजा। और बहुत बाद जो मैं आऊँगा तो बताऊँगा, पर आपने जो लिखा कि मैं 10 रुपये का मास्टर रख दूँगी और 2 आना रोज दूँगी, वह आप मुझको देना होता तो पहले देती। मैं आपको नंदराम की कमाई नहीं खाना चाहता। मैंने तो सोचा कि मुझको दादा नहीं रखेंगे तो क्या, जिस भगवान ने पैदा किया वह तो जिंदा रखेगा। आपने कहा था दादा से कि मैं समझूंगी इस स्कूल में सब मर गए, तो समझ लीजिएगा कि मैं मर गया। इससे आपको दुख होगा तो समझ लीजिएगा कि मेरा लड़का मरा नहीं, नालायक है। और जो दूसरा हुआ वह बड़ा होकर कहना मानेगा। होली के दिन मामा आपका पकवान दिया और हम खाया नहीं कि वह नंदराम की कमाई का है, तो उसे मामी रख लिया। यह सब ठीक है। इंदिरा जल गई थी, छोटी बुआ की बिटिया हुई सो निमोनिया हो गया, अब ठीक है। मैं इम्तिहान बाद आऊँगा, पर ठहरूंगा नहीं, क्योंकि आप शादी कर लिया है। आपका पुत्र श्याम मनोहर लाल। तो यह था जिसे हम प्रेम पत्र समझ रहे थे। मैंने चुपचाप खत भैया को दे दिया और कुर्सी पर बैठ गया। खिड़की से आवाज़ आ रही थी और लाली जिभा की जाती हुई गाय की तरह डकार डकार कर चीख रही थी, मैं लिखूंगी, जरूर लिखूंगी, उसे यहीं बुलाऊंगी और तेरी छाती पर बिठाऊंगी। और नंदराम मारता हुआ चीख रहा था, उल्टा वज्जात